ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्टली, ठीक है। परिषद, ठीक है, अगर पता नहीं लगे हिंदी में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो परिषद होती है, परिषद ही कहते हैं ना काउंसिल को, ठीक है। तो परिषद के जो मेंबर का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हमने अलग अलग पढ़ा था कि कौन कितने मेंबर को इलेक्ट करता है। आप बताइए एक प्रपोजल, मतलब एक कोई भी एक प्रोसीजर बताओ कि कितने मेंबर कौन करेगा? 1/12 कौन करेगा? ग्रेजुएट्स, ठीक है। आप बताओ एक, वो कितना करेंगे? 1/12। रितो, और कोई है? सेकेंडरी टीचर्स होगी जो, ठीक है। और यस, 1/3 करेंगे जो म्यूनिसिपैलिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो चेयरमैन या मेंबर्स होंगे वो करेंगे। और कोई? अभी एक और भी बचा है, 1/3 बचा है। 1/3 कौन करेगा? एमएलएज, वेरी गुड, ठीक है। ये कितना बनता है टोटल? 5/6। और गवर्नर कितने करता है? 1/6। 1/6 होते हैं मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर्स जो भी, ठीक है। तो ये क्लियर रखना है आपने। कैसे? 1/3 ये सेकेंडरी टीचर्स है, ये 1/3 है जो लोकल गवर्नमेंट होगी, जो म्यूनिसिपैलिटीज के मेंबर या चेयरमैन हो गए और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेंबर चेयरमैन होते हैं वो करते हैं। क्लियर है, ठीक है। और हमने पढ़ा था वो जो अटॉर्नी जनरल का था वो आर्टिकल 165 है, और अटॉर्नी जनरल का है, एडवोकेट जनरल ये है, और अटॉर्नी जनरल का है 76, ठीक है। और कोई डाउट इसमें? स्टेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड असेंबली को कितना टाइम, काउंसिल को कितना टाइम मिलता है बिल पास करने के लिए? जो बिल वापस भेजना होता है काउंसिल से असेंबली में, कितना टाइम मिलता है? 3 मंथ्स फर्स्ट इंस्टेंस में। जब दूसरी बार वापस जाता है तो वहां पे 1 महीना, टोटल होता है 4 मंथ्स, ठीक है। आज हम करेंगे हाई कोर्ट्स। ठीक है, उच्च न्यायालय। कितने तक आता है? 214 टू कोई नजदीक थे 231, ठीक है। इसमें आता है जो प्रोविजन होता है रिलेटेड हाई कोर्ट से। अब आपने एक चीज और समझनी है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के केस में कि हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे आता है, स्टेट में हाई कोर्ट आता है, फिर यहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स जो हो गए, ठीक है। ये है इंटीग्रेटेड। और हमारे पास हमने एक चीज और भी पढ़ी कि जो जुडिशरी है इंडिया में वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो सारे काम होता है जुडिशरी वो अपना खुद करती है, ठीक है। हमने अपॉइंटमेंट में देखा था, ठीक है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में देखा था कि जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट होती है वो इनके मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, खुद करते हैं। अब देखो दो टर्म है, एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत जुडिशरी, है ना। इंटीग्रेटेड, इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये है, हमने पढ़ा था कि एक होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है फेडरल, जो संघ का शासन होता है। तो ये फीचर है इसका संघीय शासन, और ये है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंटीग्रेट, कोई फीचर बता सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है? कोई भी एक फीचर, जैसे ये इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, कोई और फीचर है क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में?
जो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के पास, वो किसका है? इसका आएगा। इंटीग्रेटेड नहीं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप हमारे पास कौन सी है? सिंगल, एक ही सिटीजनशिप है, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई ऐसा कंट्री बता सकते हो जिसके पास ड्यूल सिटीजनशिप है? दो सिटीजनशिप होती है जहां की, अमेरिका की। दो कैसी होती है? ठीक है, एक स्टेट का होता है, एक जो फेडरल है, कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां का सिटीजनशिप होता है। कोई और फीचर है? कोई भी? वो किसका फीचर हुआ? यूनिटरी का, ठीक है। और कोई है? लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंडर आएगा? इसके और इसके, ठीक है, इसके अंडर आएगा। क्लियर है ये चीजें? और भी फीचर्स है, हम करेंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अरे मैं इसको तो, ठीक है, ऐसे क्लियर रखनी है चीजें कि कौन सा कहां पे आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सॉरी यूनिटरी जुडिशियरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी में जो स्टेट में हाईएस्ट लेवल पे आता है वो है हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट से अपील कहाँ जाती थी? सुप्रीम कोर्ट में। जो लोअर कोर्ट्स हो गए वहां से अपील कहाँ आएगी? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट है टॉप पे। अब आपको पता है हिस्ट्री हाई कोर्ट का, सबसे पहले जो हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में वो था 1862 में, ठीक है। 3 हाई कोर्ट्स बने थे, कोई नाम बता सकता है? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है इसको ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये 3 हाई कोर्ट थे। इसके बाद जो चौथा हाई कोर्ट बनता है दैट इज इन 1866, वो था हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट फोर्थ बनता है 1866 में। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था कि हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होगा। जितने भी स्टेट होंगे हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होगा। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या किया गया कि एक या एक से ज्यादा स्टेट के लिए सेम हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये अमेंडमेंट याद रखना है। यहां पे और भी एक चीज की गई थी ऐसे सेम, क्या था? गवर्नर, कि सेम गवर्नर 2 या 2 स्टेट के लिए हो सकता है। ऐसे ही जो हाई कोर्ट होगा वो भी 1 या 2 के लिए हो सकता है। अभी 3 ऐसे हाई कोर्ट्स है जो 2 से ज्यादा स्टेट के लिए है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए है। कोई नाम बता सकता है? कलकत्ता किसके लिए है? मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरी भी मतलब जस्ट स्टेट्स। गुवाहाटी हाई कोर्ट। कौन से स्टेट आते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, ठीक है। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसमें ये 4 स्टेट आते हैं, ठीक है। दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। दोनों स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। और थर्ड कोई बताएगा? पंजाब और हरियाणा के लिए भी एक ही हाई कोर्ट है, और ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट बोलते हैं इसको, बट ये दोनों स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट है 3, गुवाहाटी, बॉम्बे एंड पंजाब। ये दोनों के लिए, ये 2 के लिए, और 4 स्टेट इसके अंडर आते हैं। अब एक ही यूनियन टेरिटरी है, याद रखना है, जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। वो कौन है? दिल्ली, ठीक है। एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में। दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। सिर्फ सिंगल ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास हाई कोर्ट है। 2 और यूनियन टेरिटरी है जिनके लिए एक हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दोनों यूनियन टेरिटरी है और दोनों के पास एक हाई कोर्ट है। ये हो गया। अब आप देखोगे
जो कुछ हाई कोर्ट्स है वो यूनियन टेरिटरी भी इनके साथ ही आती है, ठीक है। कलकत्ता के साथ कौन आता है? अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन किसके अंडर है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर, ठीक है। केरला हाई कोर्ट के अंडर किसकी है? लक्षद्वीप की, ठीक है। जो लक्षद्वीप के लिए कौन सा हाई कोर्ट होगा? केरला हाई कोर्ट। यहाँ का अगर कोई भी केस आता है हाई कोर्ट में आता है तो केरला के पास आएगा। कलकत्ता के पास हो गया अंडमान एंड निकोबार, केरला के पास हो गया लक्षद्वीप, मद्रास के पास नहीं, दमन एंड दीव बहुत न्यूज में, पुदुचेरी। आपको पता है पुदुचेरी कौन से स्टेट में आता है जो एज अ टेरिटरी है? पुदुचेरी एनी आइडिया किसी को? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, केरला में भी है शायद कुछ पार्ट, 4 में नहीं है, 3 में ही है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। केरला में शायद थोड़ा सा पार्ट है आई थिंक, बट इन 2 में है, ठीक है। जो मेन पुदुचेरी जहाँ कैपिटल है वो तमिलनाडु के अंदर है, बट आंध्र प्रदेश में भी इसका पार्ट है, ठीक है। मद्रास के साथ आता है पुदुचेरी, और अब बच गया दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। आपको पता है ये पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अब एक ही है, नाम 4 है बट यूनियन टेरिटरी एक ही बना दिया है। इसका किसके अंडर आता है? ठीक है, बॉम्बे के अंडर आता है। दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली, इसकी ज्यूरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, जो क्षेत्राधिकार है कौन से हाई कोर्ट का, कौन से टेरिटरी में है। क्लियर है ये? अब आपने एक ध्यान रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट का हमने क्षेत्राधिकार पढ़ा था वो पूरे कंट्री में होता है, ठीक है, जितना टेरिटोरियल एरिया है पूरे इंडिया का, कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा है। अब यहाँ पे स्टेट होते हैं, जैसे हिमाचल है, जो हिमाचल हाई कोर्ट होगा उसका जो क्षेत्राधिकार होगा, ज्यूरिस्डिक्शन होगा, जितनी टेरिटोरियल बाउंड्री है उतने में होता है, ठीक है। हर हाई कोर्ट का उतना होता है, इसलिए डिवाइड किया गया है। ये अगर कोई भी ऑफेंस होता है, किसी के भी रिलेटेड केस होता है जो इसके टेरिटरी के अंदर है, उस पर ज्यूरिस्डिक्शन होगी। पर एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर यहाँ का एक कोई भी रेजिडेंट है, मान लेते ए, ठीक है, ये केस कराता है किसी महाराष्ट्र की कंपनी से, कोई महाराष्ट्र की कंपनी है, लेट्स से डी नाम की कोई कंपनी है महाराष्ट्र की, इसने कुछ या राइट्स को वायलेट किया है या कुछ भी जैसे धोखाधड़ी हुई है, तो इस केस में हिमाचल कोर्ट जब हाई कोर्ट में केस होगा तो इस कंपनी को यहाँ पे बुला सकती है, ठीक है। वैसे तो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन कितनी है? इतनी है, बट जो यहाँ का कोई रेजिडेंट था, कोई भी था, उसके जो राइट्स को वायलेट किया गया है, तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट होगा हिमाचल का, वो इस कंपनी को यहाँ पे बुला सकता है, महाराष्ट्र से हिमाचल हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ऐसे चलता है। बट जो अगर पूछा जाए कि ज्यूरिस्डिक्शन कितनी होती है, जितना टेरिटरी है उतनी ही ज्यूरिस्डिक्शन होती है, मतलब कि क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। आप पहले भी आए थे एक दिन? अच्छा, पहली बार आए। हाई कोर्ट में कौन होगा? चीफ जस्टिस, ठीक है। हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और जजेस होंगे। जो जजेस का नंबर है वो फिक्स नहीं है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू केस। जैसे किसी हाई कोर्ट में या किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट है, वहाँ पे अगर केसेस ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे हाई कोर्ट के जो जजेस हो गए वो बढ़ा दिया जाता है, जब काम कम है तो जजेस को कम कर दिया जाता है। कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि कितने जजेस हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, ठीक है, नियुक्ति की बात। ठीक है, सबसे पहले करते हैं चीफ जस्टिस की, मुख्य न्यायाधीश की। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट जो प्रेसिडेंट को है, राष्ट्रपति को है, किसके साथ कंसल्ट करना पड़ता है? मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई ऑफ इंडिया एंड राज्यपाल जो हो गए उस स्टेट के जहां पे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, इनके साथ कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक
ठीक है, क्लियर है? ये हो गया सीजीआई का अपॉइंटमेंट। अब जब जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, कौन करेगा जजेस को अपॉइंट? जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? सेम प्रेसिडेंट। कंसल्ट किसके साथ करेंगे? सीजीआई प्लस गवर्नर प्लस जो चीफ जस्टिस हो गए उस हाई कोर्ट के, ठीक है, जो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो यहां पे थे 2 लोग जिनके साथ कंसल्ट करे, यहां पे कितने हो गए? 3 लोग जब जजेस की नियुक्ति कर रही है, ठीक है। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, जो सेकंड जज केस हुआ था, कब हुआ था सेकंड जज केस? 1993, ठीक है। और फर्स्ट कब हुआ था? 82। और थर्ड, तीसरे जज मामले कुछ ऐसे था 98, ठीक है। और फोर्थ 2015, ठीक है। ये 4 जजेस किस है? जो सेकंड हुआ था 1993 में, तो इसने ये कहा था कि जो सीजीआई बोलेंगे, ठीक है, जो कंसल्टेशन जब इनके साथ किया, जो इनका परामर्श होगा वो क्या होगा? सहमति होगा, कि जो इन्होंने कहा उससे कोई अपॉइंट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस, ठीक है। यहां पे ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट वाले में अलग केस है, वहां पे तो कहा था कि यहां पे 2 लोगों की वो लगे और कंसल्टेशन, यहां पे 2 लोग नहीं है, यहां पे अकेले चीफ जस्टिस है, ठीक है। फिर जब जजेस को कर रहे हैं तब चीफ जस्टिस को जो 2 जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जज हो गए, जो वरिष्ठ जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, इन 2 के साथ पूछना पड़ेगा, फिर ये बताएंगे, फिर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं जज को। ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था? यहां पे कितने जज कर दिए थे? यहां पे अकेले, यहां वहां पे भी 2 ही जज थे, यहां पे भी 2 ही जज सीनियर मोस्ट। 4 कहां किए थे? थर्ड में, ठीक है, थर्ड में 4 किए थे। तो ये यहां पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे 2 जज होंगे जिनके साथ ये कंसल्ट करेंगे और जो इनकी सहमति लेनी पड़ेगी, जो परामर्श होगा वो सहमति होगा, ठीक है। कंसल्टेशन इज कॉन्करेंस, जो ये बोलेंगे फिर उसी को मानना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पे कुछ इनकी सहमति नहीं ली गई है या इनको कंसल्ट नहीं किया गया है, तो ये वापस भेज सकते हैं उस फाइल को जिसमें नाम है, और फिर से ये इनको भेजना होता है प्रेसिडेंट को। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। यहाँ पे अकेले होते हैं जब चीफ जस्टिस को करे होते हैं अपॉइंट, और यहाँ पे 2 जज को कंसल्ट करना होता है इस केस में, ठीक है। ये एक्चुअली थर्ड में ही है, बट यहाँ पे 2 ही है, वहां पे कितने थे? 4 जज, यहाँ पे है सिर्फ 2 जज। सुप्रीम कोर्ट के केस में 4 जज को कंसल्ट करेंगे और हाई कोर्ट के केस में सिर्फ 2 को करेंगे। बट ये अपॉइंट जो प्रोविजन लाया गया है वो है थर्ड जज केस, ठीक है। थर्ड जज केस में ये प्रोविजन लाया गया था, ठीक है। बाकी हमें ये तो पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाया था, जब कॉलेजियम, इसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जो पहले से चल रहा है और अभी भी है, ठीक है। ये लाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको हटा के, कौन सा अमेंडमेंट था? 99th अमेंडमेंट, और इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था 4th जज केस में, ठीक है। अब करते हैं बात क्वालिफिकेशंस की, कि किसको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है और किसको जज अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट तो सेम है सबके लिए, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, ठीक है, कोई भी जुडिशियल ऑफिस में वो काम किया उन्होंने 10 साल तक, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट हो 5 साल तक, ठीक है, इनको जज अपॉइंट किया जा सकता है
हाई कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। कोई एज भी है क्या इसमें? कोई भी मिनिमम एज नहीं रखा गया है अपॉइंटमेंट के लिए। अगर ये क्वालिफिकेशन इनके पास है तो इनको अपॉइंट किया जा सकता है। ओथ कौन दिलाता है? नहीं, जजेस को, जजेस या फिर चीफ जस्टिस को स्टेट में। यस, ठीक है, वो दिलाते हैं गवर्नर। जो ओथ लेते हैं वो सेम होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की थी, ठीक है। और इनका सैलरी है 2.50 लाख है चीफ जस्टिस का। कैसे? नहीं, ये पहले कम था, अभी 2.5 है और 2.25 है जज की, ठीक है। गवर्नर का कितना था सैलरी? 350 लाख, 3.5 लाख रुपए। और जो इनका लास्ट ड्रॉन सैलरी होता है उसका उतना 50% पेंशन मिलता है, जो लास्ट सैलरी ड्रॉ करी। कोई टेन्योर है इनका, कब तक रहेंगे ऑफिस में? कार्यकाल फिक्स होता है क्या इनका? ठीक है, कोई भी टेन्योर नहीं है। जब इनकी एज हो जाएगी 62 ईयर्स तो ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। जज के लिए भी ठीक सेम है और चीफ जस्टिस के लिए भी सेम है। सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना है? 65, ठीक है, ये याद रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है और ये हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के लिए है। एक तो जब इनकी 62 एज हो जाएगी, यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी। और कोई केस हो सकता है जिसमें वैकेंसी होगी? रेजिग्नेशन। किसको देते हैं रेजिग्नेशन? त्याग पत्र किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है, जो अपॉइंट करेगा उसी को ही रेजिग्नेशन देंगे। नियुक्ति प्रेसिडेंट ने की थी तो प्रेसिडेंट को ही देंगे। और कुछ हो सकता है? नहीं, गवर्नर को देते, प्रेसिडेंट को देते। अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है ना, बस शपथ दिलाते हैं गवर्नर, और गवर्नर को पूछा जाता है कि किसको अपॉइंट किया जाना है, ठीक है। और कोई केस? रिमूवल। कौन हटा सकता है? अगेन प्रेसिडेंट। जब मन करे तब हटा सकता है क्या, कि कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है? प्रोसीजर फॉलो करना होता है। क्या प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में? मोशन लाया जाएगा, प्रस्ताव, ठीक है। किसी भी हाउस में ला सकते हैं। कितने मेंबर सपोर्ट करेंगे? लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। फिर क्या होता है? इसके बाद क्या होगा? नहीं, कमेटी नहीं बनती। इसके बाद जाएगा लोकसभा वाला स्पीकर के पास, इसका चेयरमैन के पास। अब इनके पास चॉइस होती है, ठीक है, कि एक्सेप्ट करना है, लेना है मोशन, नहीं लेना है। इनके पास चॉइस होती है, ये मना भी कर सकते हैं, ठीक है, और ले भी सकते हैं। अगर ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर कमेटी बनेगी। कितने मेंबर की? 3 मेंबर की कमेटी बनती है। कौन कौन होते हैं कमेटी में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सेकंड, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। ये रिवीजन मान लो, सुप्रीम कोर्ट के केस में भी सेम था, ठीक है। थर्ड कौन होता है? सम्मानित न्यायवादी, ठीक है, डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट। जो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट, ठीक है, वो है, उनको ये 3 मेंबर की कमेटी बनती है। ये इंक्वायरी करती है। अगर ये गिल्टी फाउंड करती है, क्या क्या था गिल्टी फाउंड करने के लिए? कितनी कंडीशंस होती है? 2। क्या होती है 2? कदाचार और, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, कदाचार और दुर्व्यवहार, ठीक है। अगर ये दोनों इनको लगता है कि इसमें गिल्टी फाउंड किया जाता है तो अब क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हाउस में आएगा,
वोटिंग होती है दोनों हाउस में, ठीक है। अलग अलग वोटिंग होती है, राज्यसभा में अलग वोटिंग होती है और लोकसभा में अलग वोटिंग होती है। और किससे पास होना चाहिए बिल, कौन से मेजोरिटी से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी लगती है इसके लिए पास होने के लिए, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी दो तरह की पढ़ा था, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, प्रेसिडेंट फिर ऑर्डर करके उसको हटा सकते हैं जज को। ये सेम प्रोसीजर है दोनों ही केस में, लोकसभा में भी और सॉरी सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। प्रेसिडेंट करे ना, तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर कौन दे सकता है, ठीक है। ऐसे मैं सोचना कि स्टेट में पास होगा, स्टेट में पास नहीं होगा। हिमाचल में 68 ही है सारे लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लोकसभा लिखा है, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर था, कौन से एक्ट ऐसा पास होता है, मैंने बताया था एक कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट पास हुआ है, कौन सा केस था वो, जिसमें ये पूरा स्टेप बताया था रिमूव करने के लिए। जजेस इंक्वायरी केस 1968, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज नई है जो सुप्रीम कोर्ट के केस में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, एक, ठीक है। हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25, ये मैंने बताया था पहले, ठीक है। अभी जो करंटली हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ है दैट इज 25, ठीक है। लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बना है, आई थिंक 2019 या 19 में बना है, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो अभी 25 हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में। अब क्या होता है कि जो जजेस होते हैं इनकी ट्रांसफर भी की जाती है, ठीक है, ठीक है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 1977 में, जिसमें यह कहा था कि हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर सिर्फ उसी केस में की जाए जो पब्लिक के लिए या तो रेलिवेंट हो या जरूरत हो, मतलब कि एज अ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हिमाचल में क्या धमकी देते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, कहां भेज देंगे, काजा या फिर डोडरा कुंवर, ठीक है, जो रिमोटेस्ट एरिया होते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, जो बड़े बड़े हाई कोर्ट से जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, यहाँ पे जो जजेस है काम कर रहे हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने में, ठीक है। तो कई बार क्या करते हैं कि यहाँ के जो कलकत्ता हाई कोर्ट से जज को उठा दिया, हिमाचल हाई कोर्ट में भेज दिया, या ज़्यादा बड़े केस आते नहीं। कभी सुना है कि हिमाचल हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा कोई लैंडमार्क जजमेंट दिया है, ठीक है। कौन से हाई कोर्ट का सुनते हो आप, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, जो बड़े बड़े फेमस मतलब रिप्यूटेड हाई कोर्ट्स है, इनका जजमेंट वैसे सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है सबके लिए सेम है। बट कई बार क्या होता है कि इनके अभी लास्ट टाइम एक केस हुआ था जिसमें जो मद्रास हाई कोर्ट की एक जज थी, जिनका ऐसे पूरे चांसेस थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है, बट इनको ट्रांसफर करके गुवाहाटी भेज दिया था, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो रिव्यू करके उनका जो है रिवोक किया था, वापस यहाँ पे भेजा था, फिर शायद वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एज अ पनिशमेंट है वो ट्रांसफर नहीं की जाएगी। अगर मैंडेटरी हो, मतलब पब्लिक जनता के हित में हो, तो उस केस में ही जो है वो ट्रांसफर किया जाना चाहिए। कोई बता सकता है कि क्या सिचुएशन हो सकती है जिसमें ट्रांसफर किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको ही वहां भेजेंगे, हो सकता है कोई हिमाचल हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफर करके दिल्ली भेज दिया जाए या फिर कहीं और भेज दिया जाए। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मतलब जो वैलिड हो, ऐसा ना लगे कि पनिशमेंट दिए इसलिए भेजा है। मान लेते हैं नहीं, प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन से क्या बनेगा, जज तो है ही हाई कोर्ट के जज, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होनी है तो फिर वो कॉलेजियम सिस्टम से जाना होता है, ठीक है। तो देखो ट्रांसफर का क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट है, ज़्यादा लोग हैं, केसेस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे है जो अभी 20 जज है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। हिमाचल हाई कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे है 10 जज, यहाँ पे है 1 लाख केस जो पेंडिंग है, यहाँ पे है सिर्फ 10,000 केस। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 जज को यहाँ भेज सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा काम फास्ट हो जाए, क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट होनी है तो सैलरी तो जाएगी इनको, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा जजेस को इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये जेन्युइन रीज़न भी, ताकि यहाँ पे जो पेंडेंसी है केसेस की
उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, अब इसके लिए एक प्रोसीजर है अगर जजेस को ट्रांसफर करना है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, बट प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर्स कोर्ट के, और इनको कंसल्ट करना पड़ता है 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए जो सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ। ठीक है, और इस केस में 2 लोग और आते हैं जो चीफ जस्टिस हो गए उस हाई कोर्ट के जहां से ट्रांसफर की जा रही है, प्लस चीफ जस्टिस हो गए उस हाई कोर्ट में जहां पे भेजा जा रहा है। तो इतने लोगों के साथ कंसल्ट करना होता है, उसके बाद ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, ये चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट की जहां से जज को भेजना है और जिस कोर्ट में भेजना है, हाई कोर्ट में भेजना है, और सीजीआई को भी कंसल्ट करेंगे, गवर्नर को भी कंसल्ट करेंगे, और सीजीआई अकेले की सहमति नहीं होगी, इनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा 4 जजेस। ये मतलब सेम ही है कोलेजियम सिस्टम, बट कोलेजियम में 3 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, गवर्नर और 2 चीफ जस्टिस। ठीक है, दोनों हाई कोर्ट। तो ये चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, यहाँ पे जो ओपिनियन होगा अकेले सीजीआई का नहीं होगा, इन चारों के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। और इसमें जुडिशियल रिव्यू भी लिया जा सकता है कि ये जो ट्रांसफर हुई है वो ठीक हुई है कि नहीं है, जुडिशियल रिव्यू इसका कर सकते हैं, मतलब नेसेसरी जुडिशियल रिव्यू होता है इसका। बाकी हमने पढ़ा था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्टिंग, जब कुछ टाइम के लिए अगर सीजीआई नहीं है तो इनके प्लेस पे किसी एक्टिंग को किया जाता, मतलब थोड़े टाइम के लिए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। कौन करता था? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट में भी सेम हो सकता है। ठीक है, और क्या था? एडॉक जजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको कौन करता था? ठीक है, सीजीआई। तो हाई कोर्ट के केस में भी ऐसा हो सकता है जब टोटल इनके पास जजेस नहीं है। यहाँ एक्चुअली जो टर्म लिखा है वो एडिशनल जजेस लिखा है, और इनको भी प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट करेगा, दोनों, इनको भी प्रेसिडेंट करेगा, इनको भी प्रेसिडेंट करेगा। एडिशनल जजेस लिखे, जब ये मान लो कि केसेस ज़्यादा हो गए, जज कम है, तो उस केस में एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड था कि रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है। रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी, जो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, वो अगर रिटायर्ड जजेस है कोई हाई कोर्ट के तो इनको बुला सकते हैं काम करने के लिए, बट वो टेम्परेरी होते हैं ये तीनों ही। ठीक है, जो सेम वहां पे किया था हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे भी सेम ही है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। ठीक है, हाई कोर्ट को क्या इंडिपेंडेंस रखा गया है, किसी का यहाँ पे इंटरफियरेंस नहीं होता है, ना एग्जीक्यूटिव का और ना ही लेजिस्लेचर का, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में किया था। ठीक है, जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट जब होती है जजेस की, चीफ जस्टिस या फिर अदर जजेस जो है हाई कोर्ट के, उसको कौन करता है? जुडिशरी के मेंबर कर रहे हैं। ठीक है, जजेस को कंसल्ट कर दिया जा रहा है ताकि एक इंडिपेंडेंस बनी रह सके इनकी। ठीक है, और इनका सिक्योरिटी है टेन्योर का। ठीक है, 62 ईयर्स के जब तक नहीं होते तब तक ऐसे नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, अगर हटाना तो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, पार्लियामेंट से पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। ठीक है, और जो सर्विस कंडीशन होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी, मान लेती है एक कोई है जज, इनको अपॉइंट किया, जब ये अपॉइंट हुए उसके बाद इनकी सैलरी को कम कर दिया गया, तो ऐसा नहीं कर सकते। जो सैलरी पहले से है सबकी है वो इनको भी मिलेगी, एक्सेप्ट जब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगा तो यहाँ पे सबकी सैलरी कम कर दी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसीजर था कि जो इनका जो सैलरी और कोई भी खर्चा होता है हाईकोर्ट का, वो क्या होता है? चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन CFI। ठीक है, भारित व्यय होता है। ठीक है, इसको सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, वोटिंग नहीं होती है। और इनके जब ये 62 एज के हो जाएगा और रिटायर हो जाएगा, उसके बाद ये कहीं पे भी एज अ जज या वकील जो है वो जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनमें ये होता है, क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस पे बैन होता है आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, पावर बाकी इनके पास भी जो सेम सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कंटेम्प्ट की पावर होती है, ये भी पनिश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कितना पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए? 2000 फाइन, ओके, और 6 महीने की जेल, या फिर दोनों, इनमें से एक या फिर दोनों। ठीक है,
अभी ये केस हुआ था, आई थिंक 20 में था वो, 2020 में या फिर इससे पहले। तो उस टाइम कोई वकील थे वो, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, तो उन्होंने कोई जजमेंट पास कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट पे उन पे फाइन लगाया था 1 रुपए का। ठीक है, अब सोच रहे हो कि 1 रुपए तो दे दो, क्या बात, बट वो बेइज्जती की बात थी कि आपको गिल्टी पाया गया और आपको 1 रुपए फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ज्यूरिस्डिक्शन की अगर बात करते हैं, क्षेत्राधिकार की, जैसे हमने वहां पे किया था कि ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होती है, रिट ज्यूरिस्डिक्शन होती है, तो यहां इसके केस में भी सेम है। ठीक है, कोई एक चीज बता सकते हो, हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन किस केस में होती है? मूल क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट का कौन सा कोई एक केस बता सकते हो ऐसा? अगर एमपीज और एमएलए के इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये केस कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में। ठीक है, ये ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ही डील करता है ऐसे केसेस से। इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। ठीक है, या फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना है तो वो भी आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हो। बाकी वैसे वो रिट ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में रिट ज्यूरिस्डिक्शन? कितने में? ठीक है, 226। इसमें क्या होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है कोई इंडिविजुअल या सरकार की, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो कहाँ पे? हाई कोर्ट में। और कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32, ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, अब आप इसमें ये बताओ कि जो ज्यादा विस्तृत है, ठीक है, जो ज्यादा वाइड है, ये हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है 226 के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है 32 के अंदर? रिट ज्यूरिस्डिक्शन ज्यादा विस्तृत किसकी है? आपने कहा हाई कोर्ट। एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? ठीक है, ठीक पड़ा है। देखिए, जो हाई कोर्ट है ना, इसमें फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए तो रिट ला ही सकता है। ठीक है, बाकी जो लीगल राइट्स होंगे उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 32 के अंडर रिट इशू कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट करने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप यहां जाओगे और बोलोगे कि मेरी राइट्स का वायलेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मना कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है खुद में। ठीक है, जबकि ये मना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है इसमें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिस्डिक्शन में। तो क्वेश्चन आ जाए कि भी, तो जो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिस्डिक्शन होती है वो ज्यादा विस्तृत होती है, वाइडर होती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। बाकी एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन होती है, एपिलेट मतलब कि अपील यहाँ पे कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट हो गए, दोनों होती है, सिविल भी होती है, क्रिमिनल भी होती है, वो आप कहाँ कर सकते हो? हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, बाकी इसका सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन होती है इनके पास। जब हम अभी सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जब हम पढ़ेंगे, तो जब वहां पे जो जजेस वगैरह की अपॉइंटमेंट की जाती है तो कहाँ कंसल्ट किया जाता है? हाई कोर्ट को कंसल्ट किया जाता है कि यहाँ पे किस जज को अपॉइंट करना है, किसको ट्रांसफर करना है। तो इस तरह की, और वो किस तरह से फंक्शन करेगी, ये हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके किया जाता है। उसको कहते हैं सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, बाकी कंट्रोल भी करते हैं लोअर कोर्ट्स को। ठीक है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। इनकी कोई भी अगर जजमेंट है या कोई एक्ट पास किया गया तो उसको ऐसा रिकॉर्ड करके रखा जाता है, और जब कोई आगे जजमेंट करना है फ्यूचर में तो उसका रेफरेंस लिया जाता है इस केस में। तो ये दोनों के केस में ही है। और पनिश करने की पावर भी होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर लगता है तो। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू की पावर हमने पढ़ा था। जुडिशियल रिव्यू कौन करता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है कि हाई कोर्ट के पास भी है? दोनों।
ठीक है, जो सेंटर या स्टेट के लॉ होंगे उसका जुडिशियल रिव्यू या एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा वो दोनों कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी। तो इसके पास भी सेम पावर है जुडिशियल रिव्यू की जैसे हाई कोर्ट के पास। ठीक है, ये दिया कहाँ है, सेम आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, और स्टेट को कहाँ डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्य। राज्य कौन कौन होंगे, कहाँ पे डिफाइन किया गया, आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में। 13 में क्या लिखा है, कोई भी लॉ होगा अगर वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स को तो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है इलीगल और वॉइड। ठीक है, ये था हाई कोर्ट। अभी थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट लगेंगे। ट्रिब्यूनल सुना है आपने, ट्रिब्यूनल, क्या काम होता है इनका, कैसे, ठीक है, देखिए जो भी केस हो गए वो कहाँ जाते हैं, कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट्स में पहले जाएंगे। बट ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया है इसलिए कि सारे मामले कोर्ट में न जाए, क्योंकि कोर्ट में क्या लगता है, टाइम बहुत लगता है, पेंडेंसी बहुत होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है वो सारा प्रोसीजर उनमें। और प्रोसेस भी थोड़ा मतलब ऐसे सिंपल नहीं होता जैसे मूवी में दिखाते कि मैं गया सीधा और बोलने लग गया, वहाँ पे वकील लेना होता है, फिर फाइल करना होता है केस को, बहुत टाइम, मतलब टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसीजर। इसलिए क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कोई प्रोविजन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल्स को लेके कोई भी प्रोविजन नहीं था। ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट था, 42वां संशोधन, कब हुआ था, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14A और इसके अंदर 2 आर्टिकल, ठीक है, ये 2 आर्टिकल इंसर्ट किए थे, 323A और 323B। 323A में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसको बोलते हैं प्रशासनिक ट्रिब्यूनल। और इसके अंदर आते हैं ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर केसेस, कोई भी और इशू है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन होता है, इसमें सेम जुडिशरी के मेंबर होते हैं। ठीक है, जजेस होते हैं इनमें भी जो केस को सुनते हैं, फैसले देते हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जो है ये डील करता है जो कोई भी अगर रिक्रूटमेंट का इशू है या टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आपकी जॉब लगी, आपको सरकार ने कहा है कि इतना सैलरी मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा, कोई भी चीज़ है कि इतने घंटे आपको काम करना है, उससे रिलेटेड कुछ भी इशू आ जाता है तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे, आप जाओगे इसके पास, इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, CAT, यहाँ पे जाओगे, ये इशू आपका सॉल्व करेगा, जो भी होगा देखेगा सारा, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, जब आप जॉब लग जाओ उसके बाद, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी है रिलेटेड रिक्रूटमेंट से, इससे रिलेटेड इशू होता है। ठीक है, ये किस किस के केसेस को डील करता है, जो सिविल सर्वेंट्स हो गए सेंटर के, ठीक है, पब्लिक सेंटर के हो गए, स्टेट के हो गए, या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है जैसे LIC हो गया, बैंक्स हो गए, इसके एम्प्लॉयज हो गए, या फिर जो म्युनिसिपैलिटीज के एम्प्लॉय है, लोकल एरिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके एम्प्लॉयज है, इन सबके एम्प्लॉयज के जो भी इशू हो गए वो कौन डील करेगा, प्रशासनिक ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ये सिर्फ एक काम के लिए है। ठीक है, और बाकी जो भी अदर ट्राइब्यूनल बनेंगे, जैसे टैक्स से रिलेटेड कोई बन गया, ठीक है, किसको कितना पे करना है या उससे रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, कोई कंपनी से रिलेटेड इशू आता है तो वो कहाँ जाएगी, इनके पास। ठीक है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था,
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल, कुछ ऐसा हिंदी में नाम दिख लेना है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, जो एक तो सेंटर के लिए ये ट्राइब्यूनल होगा और दूसरा स्टेट के लिए। पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया और ऑथराइज करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करती है इस एक्ट से कि आप प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ट्राइब्यूनल है उसको सेटअप कर सकते हो। तो उसकी इस एक्ट के अंदर 1985 में ही सेंटर ने सेटअप की है दो, एक सेंटर के लिए जो भी सेंटर एम्प्लॉयज होंगे, दूसरे जो स्टेट के एम्प्लॉयज होंगे, अगर उनकी कोई भी ग्रीवेंसेज आती है, किसी के इशू है किसी से भी रिलेटेड, तो वो यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी कितने हैं ये, 17 टोटल है। आउट ऑफ 17 जो 15 है इसकी बेंचेस कहाँ हैं, हाई कोर्ट में। अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट में इनकी बेंचेस है। 15 बेंचेस बैठती है हाई कोर्ट में और दो अलग बेंचेस है, जो एक है जयपुर में और दूसरी है लखनऊ में, ठीक है। 17 इन टोटल, 15 हाई कोर्ट में बैठती है और दो है, एक जयपुर में एक लखनऊ में। आप समझ गए ना, जैसे कोर्ट की बेंच होती है उसी तरह से ये भी बेंच होती है। अब जाओगे हिमाचल हाई कोर्ट में तो आपको वहां पे भी एक जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो वहां पे देखने मिल जाएगा, ठीक है। हिमाचल के पास पहले से बना था, फिर हिमाचल ने बीच में इसको एबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था, फिर अब फिर से हिमाचल के पास है, ठीक है। इसको बनाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। बट रिक्वेस्ट करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर के लिए बना सिर्फ सेंटर सकती है। जो दूसरे ट्राइब्यूनल है आर्टिकल 323B, इसको स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, ठीक है। अलग अलग स्टेट ने अलग अलग चीजों के लिए ट्राइब्यूनल बनाए हुए हैं, ठीक है। और आपने ये भी ध्यान रखना, जिसकी प्रिंसिपल बेंच है वो कहां पे है, दिल्ली में, ठीक है। बट अभी तक 17 बेंच एस्टेब्लिश की गई है। ये है सेंटर, स्टेट के 9 स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। 9 में से कुछ ने एबॉलिश किया। अगर स्टेट को रखना, अभी 9 स्टेट के पास है, ध्यान रखना, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है बनाता इसको कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट के पास है अभी 9 है, ठीक है। 9 ये बने हैं, हिमाचल ने पहले बना था, फिर हिमाचल ने एबॉलिश किया, अभी फिर से हिमाचल के पास ये है और हिमाचल में इसकी बेंच कहाँ है, हाई कोर्ट में, ठीक है। ठीक है। और ये तो हो गए सेपरेट सेपरेट स्टेट के लिए। अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक जॉइंट भी बना सकती है, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो सिर्फ सीधे 2 स्टेट के लिए होगा, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी हो सकता है, ठीक है। जो इसके मेंबर्स और चेयरमैन हो गए उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भी मेंबर या चेयरमैन इनके हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के, उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। और ये कौन से हो सकते हैं, एक मैंने बताया था टैक्स से रिलेटेड, दूसरा होता है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, या फिर इलेक्शन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड आता है, उसके लिए भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। अलग अलग केसेस हो सकते हैं जिसमें बनाया जा सकता है, ठीक है। और आपने ये भी ध्यान रखना है, जो इसके अंदर बनेंगे वो दोनों ही बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। और 223 जो ए था उसमें सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। इसमें दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। कर दो बंद।